क्षेत्र के आधार पे ये तैयार करना चाहते हैं। और ये गृह युद्ध राजीव जी इन लोगों का बड़ा पुराना सपना रहा है, क्योंकि युद्ध की बातें किया करते हैं कि कभी किसी के खिलाफ युद्ध करना है, कभी किसी के खिलाफ युद्ध करना है। तो ये अब हर तरीके से एक तरह से कहा जाए देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाना जो है इनकी यही लगता है कि मंशा है, और उस पर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है राजीव जी, क्रांति अगर इस तरह होगी। की चीजें होंगी और डिलिमिटेशन इसी आधार पे होगा जिस यहाँ पे बताया जा रहा है। पहले तो व्यवस्था का प्रश्न यही है कि भाई जब जनगणना नहीं हुई है 2021 की, और 2021 की जनगणना नहीं हुई तो 2026 में आप कैसे परिसीमन कर लेंगे? आधार क्या होगा अब तो जनगणना का? पब्लिक पहले तो जागृत आज हो रही जनगणना है। हो, और जनगणना आपको करानी नहीं है, बजट में भी आपने जनगणना के लिए एक पैसा भी नहीं दिया है। तो ये एक तरीके से कहा जाए राजीव जी डिवाइड करना चाहते हैं उत्तर और दक्षिण को, सोचते ही हैं कि इसका लाभ इनको उत्तर में होगा। हालांकि मुझे लगता है राजीव जी इसका लाभ इनको उत्तर में नहीं होगा, बल्कि इसका नुकसान होगा, क्योंकि जब ये विभाजन होगा उत्तर और दक्षिण के बीच में, तो जो दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय हैं उनको संकट ज्यादा होगा, इधर रहने वाले उत्तर भारतीयों को संकट कम होगा, क्योंकि रोजगार के लिए तमाम उत्तर भारतीय जो है दक्षिण में जाते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा, और ये उत्तर भारतीयों के लिए एक नया संकट भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पैदा कर रहे हैं। जी जी, गर्ग साहब आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपकी निगाहें भी टिकी होंगी आज दक्षिण भारत में और खासकर चेन्नई में एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है। अब दूसरी बैठक हैदराबाद में होगी। रेवंत रेड्डी ने इनवाइट किया है कि अगली बैठक हम वहां करें, लेकिन बात क्या सिर्फ दक्षिण भारत और वहां की समस्याओं तक ही, डिलिमिटेशन तक ही समझा जाए, माना जाए, या ये बात दूर तक जा चुकी है? मुझे लगता है कि ये काफी अलग मामला है। ये केवल भाषा का और डिलिमिटेशन तक सीमित नहीं है। इसमें एक नरेंद्र मोदी हुकूमत या बीजेपी के खिलाफ पिछले 10 सालों से जो एक तनाव है, स्कैम है, मोदी को निकालना जरूरी है। देश चलाना है तो मोदी को निकालो, मतलब देश बर्बाद हो जाएगा। जो नीति केंद्र के द्वारा चलाई जाती रही है दक्षिणी राज्यों को लेकर या विपक्षी राज्यों को लेकर, ये उसका प्रकटीकरण है। इसमें आप देखिए कि अब और दूसरे मामले जुड़ते जाएंगे। इसमें ये कोई, अगर वो कहें फ्रीज कर दें कि हम फ्रीज कर रहे हैं इसको, तब भी ये मामला बंद हो जाएगा। अगर वो कहें कि 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर फ्रीज कर रहे हैं या 25 साल के लिए फ्रीज कर रहे हैं जो सीट्स हैं उसको, तो उससे खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी मुद्दा हो मोदी को निकालो। भाषा फार्मूला है उसको हम अभी स्थगित करते हैं, उससे भी स्थगित नहीं होगा। इन्होंने एक मौका दे दिया है दक्षिण भारत के राज्यों को एक होने के लिए, और ये सारा देश एक हो जाएगा, सारी पार्टियों एक हो जाएगी, मोदी को और शाह को निकालेंगी वो देश के लिए। उनकी पार्टी है, और वो उनकी जो भाषाई नीति है या बहुत स्कैम की है, 4000 स्कैम लास्ट 10 इयर्स। सनातन को लेके बीजेपी ने जो इशू बनाया था, वो सनातन का मुद्दा तो उठा था वहां से, तमिलनाडु से उठा था, उसको अखिल भारतीय मुद्दा बना लिया बीजेपी ने। वो क्या था? वो भी यही था। जो वहाँ के गवर्नर हैं रवि, उनका जो कॉन्फ्रंटेशन है तमिलनाडु की सरकार के साथ, वो क्या है? वो उनकी खुद की तो कोई मतलब संवैधानिक पोजीशन पर वो हैं, पर उनको पूरा का पूरा सपोर्ट होना चाहिए केंद्र का कि आप जो कर रहे हैं, फाइलें रोक रहे हैं, बिलों को पास नहीं कर रहे हैं। तो एक जो नीति डीएमके के खिलाफ या दक्षिणी राज्यों के खिलाफ बीजेपी की हुकूमत करती रही है, उसकी टोटलिटी में जो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट जिसको कहते हैं, वो है ये। और ये अब आप इसको मान सकते हैं कि ये इंडिया ब्लॉक है, पर साउथ का इंडिया ब्लॉक है। और क्योंकि कुछ दलों को या कुछ पार्टियों को कांग्रेस को लेकर या राहुल गांधी को लेकर एक परेशानी थोड़ी सी रही है, उनकी लीडरशिप को लेकर या कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर। पर अगर जैसे मैं कहूँ कि
इंडिया ब्लॉक के क्या कॉन्क्लेव तमिलनाडु में हुआ था एक बार, अगर आप याद करें तो, और वो इनका स्टालिन का शायद जन्मदिन था। उस समय एक बात ये चली थी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक की तरफ से कौन हो सकता है। तो ये फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा था कि स्टालिन क्यों नहीं हो सकते, जी अगर आप याद करें। बिल्कुल। अब आप सिग्निफिकेंट ये है कि आज की बैठक में उमर अब्दुल्ला नहीं थे, या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नुमाइंदा अगर हो तो आप बता दें कि अगर था क्या, जबकि वो इंडिया ब्लॉक में है। तो कुछ लोग जो इंडिया ब्लॉक में नहीं थे, जो केसीआर का बेटा था, वाईएसआरपी का प्रतिनिधि था, या जो आप कह रहे हैं, या एक नवीन चर्चा है पटनायक कि नवीन पटनायक ने नवीन पटनायक जी हैं। मैसेज दिया। तो नवीन जी। पटनायक की पीड़ा ये हो सकती है कि जिस तरह से उनको डिसलॉज किया बीजेपी ने, उनका पहले तो उपयोग किया सारे बिलों को पारित करवाने में पार्लियामेंट में, और फिर जिस तरह से उन पर हमला करके उनको डिसलॉज किया, तो वो उनकी नाराजगी अपनी तरफ से। पर मान लीजिए कि अगर ये भगवंत मान है वहाँ जो उस बैठक में, अब वो अगर कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है, राहुल गांधी के साथ नहीं है, और वो उनको स्टालिन के साथ उनकी इक्वेशन बन जाती है। ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है, इसको आप ऐसे मानिए कि ये केंद्र को एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में पेश होने वाला है, और इसमें हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य आगे चल के जुड़े, हो सकता है कि ममता बनर्जी का सपोर्ट इनको मिले। ममता बनर्जी की जो बुनियादी नाराजगी है वो राहुल गांधी के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है। सारा देश एक हो जाएगा, सारी ये जो पार्टी पूरा का एक हो पूरा, जाएगी। मैं इसको एक तरह से ये भी मानता हूँ कि ये इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप का ट्रांसफर के रूप में भी मैं देखता हूँ कि एक इनफॉर्मल ट्रांसफर हो गया इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप का साउथ के पास, कि भाई अब आप इसको चलाइए, अगर आप इसको चला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी बीजेपी को कि ये एक जो नया ब्लॉक इमर्ज होता है और उसमें नॉर्थ के भी लोग जुड़ जाते हैं, वाजपेयी तक सीमित था, वाजपेयी के बाद तो हैं, बीजेपी वाला शासन तो करने का बीजेपी के पास कुछ बचेगा वो नहीं, किसी भी तरह अच्छा से है ही बचेगा नहीं। नहीं। वो स्कैम तो वाले मैं सब इसको एक हो गए। बड़ा, आप आगे चल के देखिएगा ये हैदराबाद में जो बैठक होगी उसमें क्या मुद्दे होते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि जो चंद्रा बाबू हैं, वो अभी उनके लिए बहुत जरूरी है कि बीजेपी के साथ वो जुड़े रहें या एनडीए के साथ जुड़े रहें, पर वो लंबे समय तक कर नहीं पाएंगे ऐसा। जब वो देखेंगे कि उनका कॉन्फ्रंटेशन, उनका व्यवहार तो सदर्न स्टेट से है और लॉयल्टी उनकी अगर दिल्ली से है, तो वो कैसे चलाएंगे कि अगर उनका व्यवहार पूरा रेवंत रेड्डी के साथ होना है, या तमिलनाडु से होना है, या उड़ीसा से होना है, बॉर्डरिंग स्टेट से होना है। तो ये जो चंद्रबाबू नायडू हैं, मुझे एक लंबे समय तक एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि उनका जो अभी तक का इतिहास रहा है चंद्रबाबू का, वो इस तरह का रहा है कि उनकी लॉयल्टीज के बारे में कोई वो नहीं है, वो कभी भी बदल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी चुनौती तो है, पर अगर मोदी जी नहीं मानते हैं उस चुनौती को, तो ये कम से कम संघ के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी कि वो संघ अपने काम को साउथ में कैसे जिंदा रखेगा। मतलब ऐसा तो संभव है नहीं कि बीजेपी कॉन्फ्रंट करे और संघ अपना काम करता रहे। संघ का बड़ा काम कर्नाटक में है और जगह है, तो संघ क्या करेगा। तो मोदी जी के लिए, मोदी जी और संघ के बीच में जो बहस के मुद्दे या विवाद के मुद्दे हैं, उसमें एक ये भी हो सकता है कि मोदी जी ने कॉन्फ्रंटेशन के कई मोर्चे खोल लिए हैं। कांग्रेस के साथ तो ठीक था, पर अब वो सदर्न स्टेट्स के साथ भी खोल रहे हैं। तो ये बहुत एक नया इसमें एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि मोहन भागवत उत्तर के लोगों को तो देश के हिंदुओं को तो कहते हैं कि आप बच्चे ज्यादा पैदा करो जी, पर उनका कहना दक्षिण के लोग नहीं मान रहे हैं। तो अब उसको क्या करेंगे आप? दक्षिण के लोग कह रहे हैं कि हमको नहीं बच्चे पैदा करना, तो हम ये डिफायंस संघ का भी हो सकता है क्या कि आप अगर
पॉपुलेशन को आधार बनाकर एक्सप्लॉयटेशन करना आज से चाहते शुरू हैं, हो गया geographical मोदी को exploitation। और शाह को निकालने तो का वो अभियान, साउथ के राज्य है ना, वो होने नहीं देंगे, सफल क्योंकि हो इसका जाएगा। जो खामियाजा है, उसको सिर्फ जानना साउथ को ही नहीं पड़ेगा भुगतना मोदी है, शाह को। वो नॉर्थ ईस्ट या छोटे छोटे राज्यों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि डिलिमिटेशन में आप पाएंगे कि जम्मू की सीटें बढ़ जाएंगी, मान लीजिए कश्मीर की नहीं बढ़ेंगी। तो क्या फारूक अब्दुल्ला इस चीज को या उमर अब्दुल्ला इस चीज को मान लेंगे कि वो स्वीकार कर लेंगे? तो ये कई मुद्दे हैं जो इन लोगों ने छेड़ दिए हैं। भाषा का मुद्दा तो खैर अपनी जगह है ही, हिंदी को थोपने का, जो सबसे पहले गांधी जी ने जिन दो लोगों को भेजा था हिंदी के प्रचार के लिए, वो कहाँ भेजा था? वो तमिलनाडु में भेजा था, साउथ में भेजा था। इसलिए ये मतलब बहुत, मैं इसको मानता हूँ कि एक डिस्ट्रैक्शन है बीजेपी जो कर रही है, कि जो दूसरी समस्याएं हैं, जो इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, सब बर्बाद हो गया है। ओनली झूठ बोलता है, पता नहीं है, घंटा गुरु विश्व गुरु झूठ बोलता है, सब बर्बाद हो गया है देश में। जो थी अरबों डॉलर अरबों रुपए की, जो ऑल सेक्टर फेल, मोदी जी ने लॉन्च की थी, रुपीज फेल, जीडीपी फेल, डेमोक्रेसी फेल, ऑल फेल। जिसको बचाना है तो जल्दी करो, मोदी शाह को निकालो, विड्रॉ कर लिए, सब एक हो जाओ, सब पब्लिक को एक हो जाओ, पार्टियों एक हो जाओ, पर निकालो, बढ़ेगा ना उत्पादन, लेकिन देश बर्बाद हो जाएगा। अब जनता को कौन समझाएगा? ये रॉयटर्स की बड़ी खबर है और इस पर कोई डिबेट नहीं है जी, कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की पूरी जो स्कीम थी वो खत्म हो गई। अब इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ रोजगार का कोई चांस नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में कोई ग्रोथ का चांस, कुछ भी नहीं, सब बर्बाद हो ये गया। डिस्ट्रैक्शन है। जैसा मैंने कहा ना कि मूल मुद्दों से ध्यान कैसे हटाएं। एक झूठ पहुंचा है, पहला दूसरा झूठ चलाना, वो मोदी का बिजनेस है। ये ज्यादा करने वाली है। अभी आप देखेंगे कि बिहार चुनाव तक इस चीज को वो एक बड़े हाइट पर ले जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिहार चुनाव और बिहार की जब बात होगी तो नीतीश बाबू की बात होगी। इधर चंद्रबाबू नायडू आखिर करेंगे क्या, इस पर भी आगे थोड़ा और चर्चा हम करेंगे, क्योंकि जब दक्षिण के तमाम राज्य एक साथ आ रहे हैं और उसमें भी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी वो भी आज उस मंच पे थे, तो चंद्रबाबू नायडू जिनकी राजनीति में अल्पसंख्यक भी हैं और उधर नीतीश बाबू की राजनीति में अल्पसंख्यक भी हैं, ये क्या करेंगे? और खासकर दक्षिण भारत की जब बात आएगी तो चंद्रबाबू नायडू का रुख क्या होगा? क्या वो भी हिलते डुलते हुए नजर आएंगे? ये सब कुछ समझेंगे। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। क्या जरा थोड़ी सी चर्चा आरएसएस की जरूर करना चाहूंगा। उनकी भी आज दूसरा दिन है बैठक का, और पहले दिन की बैठक में तमाम बातें उससे सामने आ गई, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ की उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई गई, क्योंकि कुंभ का आयोजन बहुत शानदार किया, लेकिन कुंभ में भगदड़ और कई बार आग लगने की घटना, कुंभ मेला चिटिंग मेला, बहुत पब्लिक मर गई है, सबका कोई जिक्र नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, 80 सीटें जिसमें से मात्र 33 सीटों पर आज की तारीख में बीजेपी है, इसकी चिंता भी तो हुई होगी ना? जो आरएसएस देश को मानती है तो मोदी शाह को निकालो, चूंकि देश बर्बाद हो जाएगा। बीजेपी आ गई, इसकी चिंता भी तो हुई होगी, हो रही होगी। एक चिंता यह भी हो रही होगी कि अध्यक्ष कौन हो। डॉक्टर साहब, इसको कैसे देखा जाए? जी राजीव जी, आपके सवाल पर आएंगे उससे पहले थोड़ा सा श्रवण जी ने जो गांधी जी और हिंदी का जिक्र किया उसको थोड़ा सा विस्तार दे देते हैं। जी, मुझे लगता है श्रवण जी आज इंदौर में ही होंगे, और श्रवण जी को तो सब मालूम ही है, लेकिन हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए गांधी जी 1918 और 1935 में इंदौर आए थे। दोनों बार उनका आगमन हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन के लिए हुआ था, और ये इंदौर ही वो सरजमीन है जहां से गांधी जी ने हिंदी के राजदूत दक्षिण भारत में भेजे थे। 1918 के पहले सम्मेलन में जो इंदौर में हुआ था, तो यहीं से उन्होंने जो 5 राजदूत भेजे हिंदी दूत बनाकर, उनमें उनके खुद के बेटे देवदास गांधी भी थे। तो ये सचमुच में गौरवशाली बात है कि श्रवण जी इंदौर में हैं, इंदौर के हैं। वहां से गांधी जी ने दक्षिण में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए
राजदूत नियुक्त किए और इसी सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आह्वान भी हमारे महात्मा गांधी ने किया था। अब हिंदी की क्या दशा है, दक्षिण में किस तरह थोपी जा रही है। आज सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया कि संस्कृत सीखनी चाहिए। उन्होंने कोई ट्वीट किया है कि देश के लोगों को संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए, हिंदी को पीछे कर देना चाहिए। इस तरह की बातें भी आ रही। अब आते हैं कि इस वक्त जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चल रहा है, मोदी और संघ के सुप्रीमो और संघ के क्या रिश्ते हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर संघ क्या सोचता है, योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या उसके सोच विचार में है, इस सब के पीछे दो महत्वपूर्ण अभी कारण दिखाई देते हैं। जो एक तात्कालिक है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। राजीव जी, हम सब जानते हैं कि शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 9 या 10 महीने विलंब हो चुका है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वैसे भी चुनाव बीजेपी में किस तरह होते हैं हम सब जानते हैं। अभी आला कमान के 2 लोग मिलकर तय कर लेंगे कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, बन जाएगा। तय हो चुका है पिछली बार बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। जेपी नड्डा 2 बार रह चुके हैं, अब तीसरी बार हो नहीं सकते क्योंकि पार्टी का विधान ऐसा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक में इस पर जरूर विचार मंथन चल रहा होगा कि नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर कम से कम एक ऐसा आदमी बिठाया जाए जो उन्हें देवताओं का देवता तो कम से कम न कहे, जैसा कि जेपी नड्डा ने मोदी को देवताओं का देवता बताया था। इसी को लेकर रस्साकसी चल रही है। इसलिए अब तक चुनाव या मनोनयन, चुनाव बार बार निकल जाता है, चुनाव जैसी चीज में कोई आस्था नहीं है बीजेपी और मोदी शाह की। आंतरिक लोकतंत्र में कम से कम पार्टी में तो नहीं है उनकी। तो एक तो इस पर विचार चल रहा होगा। दूसरे, आपने बहुत अच्छी बात रेखांकित की, अभी किसी साथी ने कहा भी, नरेंद्र मोदी ने कुंभ की सफलता का गुणगान किया संसद में। कुछ सफलता नहीं है, वो झूठ बोला, का नाम नहीं दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुंभ का जिक्र कर रहा है, योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की सरकार की वाहवाही कर रहा है। दंगे वाले ये सब बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की बात है कि संघ अब हु इज आफ्टर मोदी पर भी विचार विमर्श शुरू कर चुका है। मोदी जी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे। उनके अपने बनाए हुए विधान से 75 साल में मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए उन्हें। वे जाएंगे कि नहीं जाएंगे हम नहीं जानते, हो सकता है वे राष्ट्रपति बने या कुछ और उनके दिमाग में चल रहा हो। लेकिन संघ तो इस तैयारी में लगा हुआ है कि मोदी के बाद की कोई ऐसा हिंदुत्व वाला चेहरा तलाश कर रखा जाए। इतिहास में सबसे वर्स्ट तलाश में पहली पीएम मिला है। 10 साल से देश बर्बाद हो रहा है। दूसरे नंबर पर आने के लिए देवेंद्र फडणवीस लगातार लगे हुए हैं। औरंगजेब की कब्र को खुदवाने का आह्वान करके सब औरंगजेब है ईवीएम हाउस में, और तमाम इसी तरह की बयानबाजियों की देते। तो अब जो लड़ाई है वो मोदी के बाद अमित शाह या अमित शाह को टक्कर देकर कोई और। तो अमित शाह को टक्कर देने के लिए योगी आदित्यनाथ हैं, नितिन गडकरी हैं, उन पर भी संघ की कृपा रही है। तो नफरत अभी वाले थोड़े से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर संघ चाहेगा तो ताकत दे सकता है, कुछ ऑक्सीजन उनमें लगा सकता है। वो ग्रुप को पूछ लो नफरत वाले कौन है, तो योगी आदित्यनाथ, मोदी शाह, तीन नाम आएगा। लगातार चर्चा में रहते हैं। संघ खुद को एक सांस्कृतिक संगठन भले कहता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता 8वीं क्लास का कोई बच्चा भी इस बात को मानता होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ एक सांस्कृतिक संगठन है। वो पूरी तरह से एक राजनीतिक संगठन है। उसकी दिन रात की गतिविधियां सुबह लगने वाली शाखाओं से लेकर सपोर्ट करके जिसको घरों बर्बाद में किया। होने वाली घरेलू बैठकों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ राजनीति करता है। उसकी चिंता में नरेंद्र मोदी के बाद भी अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को लागू करने वाले आदमी की तलाश। उन्हें जरूरत है कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो संघ के अपने जो एजेंडे हैं, उनकी जो तैयारी है, 100वां वर्ष है संघ की स्थापना का, 25 दिसंबर 2025 को इस साल 100 साल पूरे हो जाए। वे नहीं चाहते होंगे कि इस साल कुछ ऐसा हो जाए कि संघ का अपना जो कामकाज चल रहा है, देश भर में जो विस्तार कर रहा है संघ, लगातार सत्ता में बने रहने, अलग अलग राज्यों में सरकारों को बनवाने में, उसकी जो भूमिका है वो बनी रहे, बलवती रहे, और देश का प्रधानमंत्री भी तो ऐसा हो जो उनका काम तो करता रहे लेकिन थोड़ा अंकुश में भी रहे।
यही अतिरिक्त चिंता का विषय है कि नरेंद्र मोदी अब संघ के अंकुश से बाहर हो गए। संघ को वे उस तरह गिनते नहीं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी गिना करते थे संघ को। संघ की बातें मान ली जाती हैं, लेकिन अब मोदी और उनकी कोटरी ने यह बता दिया है कि अब संघ हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भले चुनाव तो हमें जरूरत पड़ती है, तभी लोकसभा चुनाव से जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। हम जब कमजोर थे तब संघ की जरूरत थी, अब हम आत्मनिर्भर हैं। इन सारी चीजों पर संघ के अंदर विचार विमर्श मंथन चल रहा है और जब पूरी बैठक संपन्न हो जाएगी उसके बाद संघ ने सपोर्ट करके देश को बर्बाद किया। क्या किया? जोड़ देता हूँ, सुनील अंबेकर जो प्रचार प्रमुख है संघ के, उनका जो बयान नागपुर की हिंसा के बाद आया उसे भी रेखांकित करना जरूरी है जी। उन्होंने ये सब क्यों कहा होगा कि औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है? उन्हें कैसे ये लगा होगा कि नागपुर जैसी जगह में जहां 100 साल में 1923 1927 के छोटे मोटे दंगों के अलावा कभी दंगा नहीं हुआ, अगर वहां दंगा होता है तो बहुसंख्यक हिंदुओं में भी गलत संदेश जा सकता है। इसलिए संघ उन खतरों को भी समझ रहा है कि कहीं अति न हो जाए, कब्र खोदते खोदते कहीं पार्टी की कब्र न खुदने लगे। तो संघ की इस बैठक में इन सब चीजों पर भी विचार चल रहा होगा। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। संघ के बैठक का कल आखिरी दिन है बैठक का, लेकिन आज आरएसएस से इधर चेन्नई में जो बैठक हो रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण, और उस बैठक को लेकर ज़्यादा बातें हम लगातार कर रहे हैं, और उसमें भी कि एमके स्टालिन ने आखिर अपने मंच पर उन नेताओं को भी, उन दलों को भी बुला ही लिया जो दल कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से थोड़ी दूरी बनाकर रखे हुए थे, जिसमें नवीन पटनायक यानी बीजेडी, बीजू जनता दल, केसीआर की पार्टी, उनके बेटे, खुद केसीआर के बेटे पहुंचे यानी बीआरएस, फिर जगन मोहन रेड्डी खुद पहुंचे, एआईएमआईएम के नेता भी पहुंचे वहां, यानी असदुद्दीन ओवैसी के भी प्रतिनिधि पहुंचे वहां पे, रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे, और पिनरई विजयन, हालांकि उनका जो दल है, उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन पिनरई विजयन की जब बात आती है तो वो खुद को किनारे करते हुए नजर आते हैं, और इसलिए भी मोदी के उत्साह का समय पूरा हो गया, सामने चुनाव लड़ना है, इंडिया गठबंधन को जाना ही होगा, अलग चुनाव लड़ना है, इनको अलग चुनाव लड़ना है। ऐसे में इन तमाम नेताओं को, भगवंत मान भी पहुंचे थे वहां, 7 अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने पहले ही समर्थन दे दिया था, ममता बनर्जी ने समर्थन दे रखा है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर आज समर्थन अपना ज्ञापित किया। तो ये तमाम नेता वहां किसी न किसी रूप में, लेकिन क्या यहाँ दक्षिण और उत्तर की जो लड़ाई कहें इस तरफ बढ़ने वाली बात होगी, या ये सियासी तौर पर नफा नुकसान की बात होगी? और सबसे बड़ी बात कि क्या यहाँ से नरेंद्र मोदी के लिए दक्षिण भारत एक और नई चुनौती पेश करने जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी ने ये सोच रखा है कि हमको दक्षिण से कोई लेना देना नहीं है, कुछ सीटें अभी तो अगर डिलिमिटेशन होता है उसमें और कम हो जाएंगी, हमारे लिए उत्तर भारत जो है वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है। इन सबको भी थोड़ा समझें और थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भारत शर्मा जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं, थोड़ा आपके आज आवाज़ क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। फिर इसी विषय पे प्रोफेसर रविकांत जी, और फिर क्लोजिंग में आएंगे गर्ग साहब के पास, इस विषय में और भी कुछ बातें वो जोड़ना चाहेंगे तो ज़रूर उनके पास आता हूँ। भारत जी, देखिए, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, आप इसमें अगर ममता बनर्जी की बात करें वो गैर हिंदी भाषी हैं, मान की बात करें वो गैर हिंदी भाषी हैं, तो ये जो पूरा जमावड़ा है गैर हिंदी भाषी का है। तो इसमें आगे जो संभावनाएं बन रही हैं वो ये भी संभव है कि ये पूरा जो झगड़ा है ये हिंदी और गैर हिंदी का झगड़ा शुरू हो जाए इस देश के अंदर। जो झगड़ा अभी तक केवल साउथ के अंदर था, हो सकता है वो झगड़ा आपको आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के अंदर दिखाई दे, पंजाब के अंदर दिखाई दे। हालांकि पंजाब में भी समय समय पर वो विवाद खड़े होते हैं भाषा को लेकर, और महाराष्ट्र का तो मैं पहले कह ही चुका हूँ कि महाराष्ट्र में था ही, तो हो सकता है कि आपको कुछ समय बाद महाराष्ट्र के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी आपको इस पूरे गोलबंदी के अंदर दिखाई दे। तो आने वाली जो चीजें हैं वो है, अब इसमें देखिए, अभी जो हमारे साथी कह रहे थे कि ये पूरा जो साजिशन जो करते हैं, देखिए एक संपत सरल की उनका एक व्यंग है जिसमें वो कहते हैं तमाश बीन जो राजा है
उसकी समस्या है कि जनता को बहकाने के लिए उसे रोज न रोज कुछ न कुछ तमाशे दिखाने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे तमाशे हैं। और बीजेपी की प्रॉब्लम जो है वो इंटरनल, उनकी अपनी जो फाइट है संगठन के अंदर, संगठन पे उन दोनों को मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अपनी पकड़ बना के रखनी है। तो उनके संकट जो उभरते हुई जो नेतृत्व है, जिसकी बात अभी राकेश पाठक जी कर रहे हैं कि योगी जी या फडणवीस की बात हो रही है, तो उनकी लीडरशिप कहीं उभर के सामने नहीं आ जाए। संघ में एक अलग प्रकार का झगड़ा चल रहा है जहां पर बिल्कुल जो पूरे जो सत्ता पर जो गुजराती और वो पूरा जो काबिज हो गया, तो जो मराठा और गुजराती का जो झगड़ा जो आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो है वो एक अलग तरीके का झगड़ा है। तो इनकी जो इंटरनल झगड़े हैं वो झगड़े हैं। फिर आप इकोनॉमी मोर्चे पर आप बात करते हैं, वो एक झगड़ा है। अभी जो टैरिफ का जो पूरा इशू निकल के सामने आने वाला है, जो ट्रम्प जिस तरीके से आपको धमका रहा है और कह रहा है कि अप्रैल से हम, अभी उसका कल फिर एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहा है कि हम अप्रैल से ये सब टैरिफ लागू कर देंगे, है ना। पूरी दुनिया में जिस तरीके की आर्थिक उथल पुथल हो रही है और उसमें पूरी दुनिया में जिस तरीके की गोलबंदी हो रही है, मुझे लगता है कि केवल भारत उससे अछूता बचा हुआ है। क्योंकि हमारे मोदी जी ये बता रहे हैं कि आप जब राम मंदिर का जब आपने उद्घाटन किया था तो आपने 1000 साल का जो आपका पूरा जो रोड मैप था वो आपने पेश किया। तो इनका रोड मैप जो है वो कुंभ है, उनका रोड मैप जो है वो राम मंदिर है, इनका जो रोड मैप है वो संबल है। तो इनका रोड मैप जो है वो केवल डिवीजन करने का है, डिवाइड करने का है। तो वो बात वो बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने संसद में अभी जो पूरा जो भाषण दिया। Hey, Lance Saputo here.